जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो फिजिक्स का चल रहा है सीरीज। फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है आज उसका अंतिम दिन है। 300 क्वेश्चन कराना था इम्पोर्टेंट, उसमें से 200 क्वेश्चन हो चुका है। कितना 200 क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। मात्र 100 क्वेश्चन बचा है जो आज के वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। और जब 300 ख़त्म हो जाएगा तो सबको कंपाइल करके फिर से मैं एक वीडियो में डाल दूंगा, वहाँ से आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा देख करके। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके 40 नंबर के लिए जो है 40 नंबर के लिए जो चालक सिपाही में पूछता है उसका एक अलग चला रहा हूँ। रामबाण सीरीज में ही सब कुछ चलेगा। आज ही क्लास रामबाण का क्लास हो जाएगा, आपका ये 9वां क्लास हो जाएगा। 8 क्लास हो चुका है, अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर सब देख लीजिएगा। और आपके लिए जब तक एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाता, आपका एसआई का भी एग्ज़ाम है, आपका चालक सिपाही का भी है और सिपाही का भी है। सिपाही के लिए भी है और चालक सिपाही के लिए भी है। तो इस सब के लिए यह सीरीज काफ़ी हेल्दी रहेगा। और सारे एग्ज़ाम में आपका फिजिक्स से क्वेश्चन रहेंगे। और आपके मॉक टेस्ट जो हम चालक सिपाही के मॉक टेस्ट कराए हैं, चालक सिपाही के मॉक टेस्ट कराए हुए हैं 10 गो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराए हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से जा कर के सब ऑनलाइन आप बिल्कुल फ्री में आप जा कर के सेट मार लीजिए और अपना आकलन क्वेश्चन का क्या लेवल है वो सब कुछ उसमें दिया गया है। तो आप उससे आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। एक बार अपने आप को आंकिए और मार्केट में जितना भी सेट प्रैक्टिस आए वो भी होगा। हाँ, और दरोगा के लिए आपका दरोगा के लिए भी मैं सेट ज्ञान बिंदु का जो आया है वो मैं करा रहा हूँ। मैं उल्टा चल रहा हूँ, सेट 15 हो गया है, अब सेट आपका 14 कराया जाएगा, फिर 13 होगा, फिर 12 होगा। 15 में मैं उतना डिस्कशन नहीं कराया हूँ, लेकिन इसके बाद से जो भी सेट आएगा उस सब में बहुत बढ़िया से डिस्कशन होगा। तो वीडियो को देखिएगा और अब ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। आज फिजिक्स हम लोग ख़त्म करते हैं, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं 200 नंबर पे। एक मिनट, चलिए आ गए हम लोग। चलिए तो हम पढ़ते हैं आज। चलिए देखिए, कलर में चेंज कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलोरी किसका इकाई है? तो कैलोरी किसका इकाई है? तो वो है ऊष्मा का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। कार्य की इकाई क्या होता है आपका? तो जूल होता है, कार्य को जूल में मापते हैं। शक्ति का क्या होता है? तो वाट होता है। और दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक, तो याद रखिएगा। अब 202 देखते हैं। तूफान की भविष्यवाणी वायुमंडल में कब पता चलता है? वायुमंडल का दाब मतलब क्या होता है? कैसे पता चलता है कि आपको तूफान आने की संभावना है? तो होता है सहसा कम हो जाएगा। सहसा आपका इस शब्द को याद रखिएगा, ज़्यादा जगह नहीं मिलता है। तो जो बैरोमीटर होता है तो क्या होता है, जब अचानक इसका सुई गिर जाएगा धाए से ना, तो उसे पता चल जाता है कि आपको तूफान आने की संभावना है। अगर आराम आराम से ऊपर उठेगा मतलब मौसम साफ होना है, मौसम साफ होगा, बढ़िया दिन होगा। अचानक गिरेगा तो तूफान होगा। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए 203 पढ़ते हैं। चावल पकना कहाँ कठिन होता है? माने चावल कहाँ ज़्यादा जल्दी नहीं पकेगा, अच्छा से नहीं पकेगा? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि पृथ्वी से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा उसका वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। और कम होने से क्या होगा कि कम ही तापमान पर आपका पानी उबलने लगेगा। लेकिन कोई भी वस्तु जितना टेम्परेचर पर उसको पकना चाहिए उतना तो लेगा ही। तो ऊपर जाने को देखिए, पर्वत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्वत के शिखर पर, क्योंकि ऊंचाई हो गया, ऊंचाई होने पर कमे ताप पर क्या हो, कमे ताप पर पानी उबलने लगेगा, चावल भी अच्छा से नहीं पकेगा। ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचा पर जाइएगा चावल लेट से पकेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आपका
ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? तो क्या परिवर्तन आएगा? तो वो आएगा, सारी बर्फ पिघल जाएगी। माने ये कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन पूछता है ना कि गिलास का एक है, गिलास में पानी और पानी में हम बर्फ़ के टुकड़ा डाल दिए, तो जब बर्फ़ गल जाएगा पूर्ण रूप से तो पानी का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी जितना फर्स्ट बार जब डालिएगा बर्फ़ तो जितना पानी का लेयर रहेगा सेम उतना ही रहेगा, पानी में कोई परिवर्तन ऊंचा गिरना या कम नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अगर किरासन तेल रहेगा, किरासन तेल उसमें अगर बर्फ़ डालिएगा और बर्फ़ पिघल जाएगा तब क्या होगा? गिरने लगेगा, गिरने लगेगा किरासन तेल। तब देख रहे हैं पानी में डालिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन आई क्वेश्चन बार बार पानी वाला पूछता था, लेकिन अब किरासन तेल वाला पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा किरासन तेल में डाला जाएगा तो पानी गिरेगा, ठीक, लेकिन पानी में डालिएगा तो नहीं गिरेगा। और एक चीज़ क्वेश्चन पूछता है बर्फ़ से कि अगर पाइप में पानी जा रहा है, ठीक, तो ठंडा के दिन में जब वो पानी बर्फ़ बन जाता है तो पाइप का क्या होगा? तो पाइप क्या होगा? फट जाएगा। फटेगा क्यों? क्योंकि जब बर्फ़ में बनता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, सॉरी घनत्व कम हो जाता है, तो वो स्पेस ज़्यादा ले लेता है। जब स्पेस ज़्यादा लेगा तो पाइप को क्या करेगा? फाड़ देगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए ये देखिए 205, मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया जाता है, छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छिद्र के क्षेत्रफल पर माने अगर कोई धातु है, कोई भी धातु, तांबा हो, मान लीजिए तांबा, और उसमें एक होल है, ये पट्टी हो गया, इसमें एक होल है, मान लीजिए गर्म करिएगा तो होल क्या होगा? और फैल जाएगा और चौड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसका आपका छिद्र बढ़ जाएगा। पहले क्वेश्चन देखिए, मध्य में वर्तुल छिद्र, हाँ क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए 206, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है जिसे पानी छोड़कर किस तापमान पर जमता है? तो माने कितने टेम्परेचर पर वो पानी जम जाता है? तो वो हो जाता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है, नीचे पानी छोड़कर किस तापमान पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका जमता है। चलिए आगे देखिए, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा किस रूप में मापी जाती है? तो वो मापी जाती है आपके आर्द्रता के रूप में। और आर्द्रता पता करने के लिए क्या उपयोग होता है? तो होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं, वायुमंडल में आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ठीक। चलिए 208 देखिए, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है? तो वो होता है जल में। जल में विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर भाप से, क्या भाप से हाथ जलता है आपका, या कोई भी पार्ट जलता है, जलता है, तो वो ज़्यादा जलन देता है। क्यों? क्योंकि भाप में क्या होता है? गुप्त ऊष्मा होता है। क्या होता है? गुप्त ऊष्मा। आपका भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, इसीलिए ज़्यादा वो जलन पैदा करता है। चलिए 208 देखिए, 209 देखिए, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वहीं रहता है, तो सेम किस पर रहता है? -40 डिग्री पर आपका सेम रहता है। आपका फ़ारेनहाइट में देखिए या सेल्सियस में, दोनों का मान सेम रहता है फ़ारेनहाइट पर। चलिए 210, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब यह होता है। तो ऊष्मा का अवशोषण कब करेगा? जब काले कलर का रहेगा ना तो ज़्यादा अवशोषण करेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, काला एवं खुरदुरा। काला और खुरदुरा रहेगा तो ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करेगा, मतलब गर्मी पैदा करेगा। इसीलिए देखिएगा गर्मी के दिन में अगर कोई काला कपड़ा पहन लिया तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, इसीलिए गर्मी के दिन में आपको सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए। और ठंडी के दिन में आपको, ठंडा में आप काला कपड़ा पहनिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और गर्मी के दिन में आपको सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि यह सभी कोई ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है, सबको छोड़ देता है। जितना प्रकाश के कलर होता है
सब छोड़ देता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर प्रकाश के किरण का जितना रंग होता है अगर सब अवशोषित कर ले, सारे कलर को अवशोषित कर ले, किसी को परिवर्तित नहीं करे, तो वो किस कलर का दिखेगा? तो वो काला दिखेगा। अगर सभी प्रकाश के सभी रंग को अगर छोड़ देता है तो क्या प्रभाव पड़े? वो किस कलर का दिखेगा? तो वो सफ़ेद दिखेगा। अगर छोड़ दिया सब कलर तो सफ़ेद, अगर सबको रख लिया तो वो काला। ठीक, आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए 211, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका किसी विशिष्ट ऊष्मा अधिक हो, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक हो इसीलिए। चलिए आगे हम देखते हैं 212, थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो का नॉर्मल टेम्परेचर देखिए बोलता है ना कमरे के ताप पर। अब कमरा के ताप का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि घर में के ताप है? नहीं, मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में हम लोग रह रहे हैं उसी टेम्परेचर पर वो क्या हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में। तो क्योंकि इसका उच्च तापीय चालकता होती है इसीलिए थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। चलिए 213, जल कैलोरीमीटर के लिए पदार्थ के रूप में उपयुक्त नहीं है क्योंकि? जल अब क्यों नहीं है? तो वो नहीं है आपके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए कैलोरीमीटर पदार्थ के उपयुक्त में नहीं होती है। चलिए 214, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है। तो किस टेम्परेचर पर है? तो वह टेम्परेचर है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ऊष्मा को अवशोषित करके रखता है इसीलिए। तब 15 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, काली सतह ऊष्मा की अच्छा अवशोषक होती है, अभी बताए थे उसके जस्ट क्वेश्चन में। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि? अब क्यों होती है? क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है इसीलिए। श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत माने उजर कलर का और चिकनी सतह वो कैसा होता है? तो उसमें का क्या होता है? वो अवशोषक नहीं होता है, उत्सर्जक होता है। श्वेत कलर समझ रहे हैं, आपको ऊपर ही बताए थे। तो क्या ऊष्मा का खराब अवशोषक तथा अच्छी परिवर्तक होता है, माने ऊष्मा के एब्जॉर्ब नहीं रखता है तो खराब हो गया, और छोड़ देता है तो मतलब अच्छा परिवर्तक हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान किस अंश पर बराबर होते हैं? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान किस अंश पर बराबर होते हैं? तो वो होते हैं आपके 40 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्वेश्चन ऊपर भी आप देख चुके थे। चलिए बिजली के हीटर में कौन सा, ई क्वेश्चन VVI में रखे, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। नाइक्रोम, आपका बिजली में आपका नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है हीटर में। ठीक है, चलिए 220, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो पड़ता है आपका द्रव उबलने लगता है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो द्रव पर क्या प्रभाव करेगा? तो द्रव उबलने लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? AC DC के जो वोल्टेज होता है ओकरा कम बेस करता है। तो ट्रांसफार्मर DC बोल रहे हैं, गलती है, AC को ऊपर नीचे करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AC वोल्टेज को कम या अधिक करने में काम आता है ट्रांसफार्मर। चलिए हिंग बोसान शब्द का संबंध किससे है? तो हिंग बोसान शब्द का संबंध है आपका गॉड पार्टिकल से। ऑप्शन नंबर ए गॉड पार्टिकल से है।
चलिए 223 देखिए, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकता को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। माने आपको प्रतिरोध कम हो तो इसके लिए उसको हम किस रूप में जोड़े कि हमको रेजिस्टेंस कम मिले, धारा तेजी में आ जाए, तो उसको जोड़ना चाहिए आपको समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अगर जोड़िएगा तो आपको प्रतिरोध कम मिलेगा। श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध आपको देखने को मिलेगा, वोल्टेज ज़्यादा नहीं जलेगा। समझे। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो कैथोड किरण। कैथोड किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। गामा किरण जो है इसका भेदन क्षमता जब सबसे ज़्यादा होता है, भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है आपका गामा किरण का। ठीक। इंफ्रारेड आपका चमड़ा के कैंसर करता है। इंफ्रारेड इंफ्रारेड आता है तो क्या करता है, ओजोन परत O3 उसको सोख लेता है, सूर्य से आने वाले गामा किरण को आपका। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है तो बता ही दिए। इंफ्रारेड इंफ्रारेड को ओजोन परत सोख लेता है। और आपका कैथोड किरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 225 देखिए, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि क्यों नहीं करता, क्योंकि यह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, लेकिन यह आपका धारा का सुचालक होता है। लेकिन हीरा क्या होता है, कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट आप सुचालक होता है धारा का। चलिए आगे हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी माने विरोधी वाला कौन सा है, तो वो है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के खोज एंडरसन ने किया था। कौन, एंडरसन ने किया था पॉजिट्रॉन के खोज। प्रोटॉन पर देखिए, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ईटा पर नाच, ईटा पर नाच, नाच। इलेक्ट्रॉन के जे थॉम्सन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड और नाच के चैडविक। आपका न्यूट्रॉन के खोज चैडविक ने किया था, ये खोज मैं बता रहा था। और एंडरसन के खोज, पॉजिट्रॉन के खोज एंडरसन ने किया था। ठीक। 227 धारावाही चालक किससे संबंध होता है, तो धारावाही चालक किससे संबंधित होता है, तो वो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से आपका धारावाही चालक संबंधित रहता है। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु विस्फोट किसके द्वारा प्रेरित होता है, तो परमाणु विस्फोट जब होता है तो उसमें कौन सा अभिक्रिया होता है, तो फर्स्ट परमाणु विस्फोट आपका नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक। नाभिकीय विखंडन होता है तो इसमें कैसा होता है, तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, अनियंत्रित श्रृंखल। देखिए परमाणु विस्फोट अनियंत्रित है, लेकिन जब हम परमाणु बम से बिजली बनाते हैं तो वो क्या होता है, आपको नियंत्रित होता है। उसमें कैडमियम छड़ का प्रयोग होता है, कैडमियम छड़ का प्रयोग होता है माने अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन परमाणु बम में क्या है, किसी को नाश करना है तो फोड़ दिए, अब उसको हम नियंत्रित प्रक्रिया ला क्यों फोड़ेंगे, अनियंत्रित जितना हानि कर सके वो करे आपका। और देखिए हाइड्रोजन नाभिकीय विखंडन पर काम करता है आपका। आप हाइड्रोजन बम करता है किस पर, हाइड्रोजन बम हो या फिर सूर्य के अंदर, ये दोनों में संलयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, संलयन अभिक्रिया द्वारा ये दोनों ऊर्जा देते हैं। चलिए, और सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम, यही दो चीज़ मिलके बना हुआ है सूर्य। 29 नंबर, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है, तो एक्स किरणों के उत्सर्जन प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ेगा एक्स किरण का, तो वो पड़ेगा आपका
जैविक क्षति पड़ेगा, जैविक क्षति। चलिए नेक्स्ट, सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? तो सौर पैनल हो जाता है। वो क्या हो जाता है? सौर पैनल। एक साथ जोड़ दिए ना सबको ऐसे, तो ये क्या हो गया? सौर पैनल। एक साथ में अटैच करके ऐसे रहता है सब। चलिए नेक्स्ट, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? तो चोक इसके साथ क्या मूलतः है? तो वो है आपके प्रेरक। क्या है? प्रेरक है। चलिए, प्रतिरोध के सही मात्रक ओम हो जाता है आपका प्रेरक। चलिए आगे हम देखते हैं, ट्रांजिस्टर के नियम होने की अधिक संभावना होती है। तो ट्रांजिस्टर के किसमें होने की संभावना अधिक होती है? तो ट्रांजिस्टर आपका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है आपका श्रव्य उपकरण में। किसमें? तो श्रव्य उपकरण में उपयोग होता है। चलिए आगे क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टीमीटर बनाया जा सकता है? तो देखिए यहाँ दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से पढ़िएगा इस श्रेणी क्रम में। देखिए एक हो गया आपका अपना गैल्वेनोमीटर, एक होता है आमीटर, ठीक। एक हो गया गैल्वेनोमीटर। इसको पूछता है घर में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो क्रम ध्यान देखिए, एक होता है समांतर क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्रम। अब इसको लाइफ टाइम जिंदगी भर याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, मैथ का फार्मूला है। देखिए श्रेणी कलम में कितने अंक है, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। श्रेणी कलम में कितने हैं? तो 1 2, इसमें 2 अंक से मिलके बना है। समांतर क्रम कितने अंक से मिलके बना है? तो 1 2 3 4, 4 को से मिलके बना है। ठीक इसी तरह गैल्वेनोमीटर है, इसमें देखिए अमीटर कितने से बना है? 1 2 3 4। गैल्वेनोमीटर 1 2 3 4 5 6 7, 7 को से, ठीक। तब ई दोनों में देखिए सबसे ज़्यादा अंक वाला से कौन बना है, ई दोनों में देखिए सबसे ज़्यादा अंक मिलकर से कौन बना है। जो ज़्यादा है ज़्यादा के साथ ले जाइए, जो कम है कम के साथ। आई होप आप लोग को लाइफ टाइम याद हो गया होगा। तो अमीटर, ई दोनों में सबसे कम किसका है? अमीटर का। तो ई दोनों में सबसे किसका है? श्रेणी का। तो अमीटर को श्रेणी क्रम में, गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में। ठीक उसी तरह आप लोग को इसको भी याद कर लीजिए, इसी लगले निकट दृष्टि दोष, दृष्टि ऐसे समझ लीजिएगा। एक हो गया दूर दृष्टि, दूर दृष्टि दोष। इसमें भी 2 प्रयोग होता है, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूज हो जाता है आदमी कौन होगा, उत्तल होगा कि अवतल होगा, चाहे ये दोनों में भी कन्फ्यूज होता है। सेम वहीं अप्लाई करिए, अंक गिनिए। इसमें 3 गो है, इसमें 3 गो है और इसमें कितना है? 2 गो लेटर से। इसमें क्या है? 4 गो लेटर से। लेटर समझ रहे हैं ना? अंक 1 2 3 4, 4 गो से, 1 2 3, 3 गो से। जो ज़्यादा है ज़्यादा वाले के साथ ले जाइए, जो कम है कम वाला के साथ। देखिए ई दोनों में सबसे ज़्यादा 3 गो अंक है इसका, इसमें 4 गो वाला आई इसके साथ। तो आई होप कि आप लोग को ये लाइफ टाइम याद हो गया होगा, कभी भूलिएगा भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है मोटर से। मोटर जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो वो है आपके जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होता है। सुपर कंडक्टर के मतलब क्या है? ओकरा में प्रतिरोध कम हो, धारा तेजी में बहे, समझ रहे हैं ना? तो वही हो जाएगा आंसर। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन उसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, विद्युत धारा के प्रवाह को न्यूनतम प्रतिरोध देता हो। प्रतिरोध माने कम करता हो, वही सुपर कंडक्टर है। 37 देखिए, एक चालक में संयोजकता बैंड आवर
चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी करते हैं, यह किसका गुण है? तो ये गुण किसका है? तो ये गुण है आपके चालक का। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। डायनेमो किसे परिवर्तित करता है? तो डायनेमो का किसको किस रूप में, किसको किस में बदलता है? तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में। डायनेमो से क्या होता है ना, बोलते हैं कि मोटर डायनेमो ले आओ ना, तब बैटरी से आपका लाइट जलता है। जब लाइट कट जाता है तो डायनेमो का प्रयोग होता है ना फिर से बल्ब जलाने के लिए। तो क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित कर देता है डायनेमो। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा ये। एक फ्यूज की तार इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। तो एक फ्यूज की तार को इन किस लक्षण से के द्वारा पहचाना जाता है? तो वो पहचाना जाता है उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक। अगर निम्न गलनांक उसका रहेगा तब ना वो जाके वो जैसे वोल्टेज ज़्यादा होगा गल के टूट जाएगा, और गल के टूट जाएगा तो आगे हमारे जितने भी कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, टीवी हुआ, मोबाइल, लैपटॉप, उस पर ज़्यादा हानि नहीं होगा। एक बार ढाई से ना कट जाएगा, उधर का लाइटें कट गया। और उच्च प्रतिरोध खोजता है। चलिए नेक्स्ट 240। जब किसी कुंडली में कुंडलियों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना 3 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रेरकत्व कितना होगा? कितना होगा प्रेरकत्व? तो वो हो जाएगा आपका 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना, 3 गुना करिएगा तो कितना, उसका 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक में टैंक परिपथ के अंतर्गत क्या आता है? तो क्या आता है? तो वो आता है प्रेरक संधारित्र। क्या आता है? प्रेरक संधारित्र। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि उसमें यह चमकता ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। फिलामेंट का गलनांक बहुत उच्च होता है। गलनांक उच्च होने के कारण ही जब उसमें हीट जाता है तो वो जलने लगता है और जल के प्रकाश देने लगता है, तो उसका गलनांक उच्च होता है। और आपका जो फ्यूज में कैसा चाहिए था? तो वहाँ गलनांक निम्न चाहिए था, लेकिन फिलामेंट बल्ब में क्या है, उसका गलनांक उच्च होना चाहिए। चलिए 243। मल्टीमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो मल्टीमीटर का प्रयोग किसको नापता है? तो वो नापता है आपका धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध। ये तीनों चीज़ को नाप लेगा मल्टीमीटर। तीनों चीज़ को नाप लेगा मल्टीमीटर। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्या है? विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है। अब विद्युत के जो नाभिकीय रिएक्टर होता है वो किस पर आधारित होता है? तो वो होता है आपका विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर। चलिए 245। किलोवाट घंटा एक इकाई है। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो वो है आपका किलोवाट ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का है किलोवाट इकाई। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए विद्युत आवेश का क्या होता है? विद्युत आवेश का कूलाम। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट। ऊर्जा का क्या हो गया? किलो वाट हो गया। आई होप कि आपको ये याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है। कब पिघलता है? जब वोल्टेज अधिक हो जाता है तब, और उसी के लिए ही लगाया जाता है। कब जाता है? धारा में अत्यधिक वृद्धि होने पर वह फ्यूज गल जाता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 247। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। बिजली के पंखे की गति बदलना है तो उसमें कौन सा प्रयोग करना चाहिए? क्या? तो रेगुलेटर का।
देखते हैं ना, आप बोलते हैं ना कि वोल्टेज पंखा तेज़ नहीं चल रहा है, इसका रेगुलेटर चेंज करो। तो रेगुलेटर चेंज करिएगा, आपको हवा एकदम ह आने लगेगा, मतलब खूब तेज आने लगेगा। समझ रहे हैं। चलिए 48, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इन पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अति चालक बोला जाता है, अति चालक बोला जाता है। 249 देखिए, अति चालक वह चालक है जिसका डैश शून्य होता है। तो उसका प्रतिरोध शून्य होगा तब न अच्छा एकदम होगा। तो प्रतिरोध शून्य होगा, जो अति चालक मतलब अच्छा चालक होता है तो उसका प्रतिरोध कम होना चाहिए, तभी ओकरा के अच्छा चालक बोला जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में संकट को सीमित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में करंट पढ़ भी नहीं किए। विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए उपयुक्त क्या प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है फ्यूज का। सीमित करने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा आपका, देखिए 50 क्वेश्चन और बच रहा है। चलिए हम देखते हैं, उसको भी खत्म कर ही लेते हैं। 1 मिनट बबुआ, भागो नहीं, आगे ना मिलेगा हो 250। चलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आज फिजिक्स खत्म ही हो जाएगा, इसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे। देखते हैं केमिस्ट्री देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। चलिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है कूलाम। अभी बताए थे कूलाम। ओम किसका है? ये हो गया कूलाम आपका विद्युत आवेश का। एम्पियर हो गया धारा का, और ओम हो गया प्रतिरोध का, और वोल्ट हो गया आपका, वोल्ट किसका हो गया? विद्युत धारा का एसआई मात्रक वोल्ट। एम्पियर धारा का, एम्पियर, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। वोल्ट मीटर का क्या होता है ना? विभवांतर का विभव होता है। विभवांतर का क्या होता है? विभव होता है। और वोल्ट, अरे दिमाग पर ही है। वोल्ट धारा का तो विद्युत, इसको थोड़ा आप कमेंट करके बताइए, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, जबान पर ही आ नहीं रहा है। ऑप्शन आएगा तो पकड़ा जाएगा, और कमेंट कर दीजिए आप लोग, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनाई जाती है जिसका क्या हो? गलनांक निम्न हो। तो उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, गलनांक निम्न हो। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना। चलिए इतना पर ही देखते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। तो सही विन्यास क्या हो जाएगा इसका? तो वो हो जाएगा एक्स किरण, फिर उसके बाद दृश्य, उसके बाद अवरक्त, उसके बाद सूक्ष्म तरंग। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 54, फैराडे किसकी इकाई है? तो फैराडे किसका इकाई है? तो वो है प्रेरकत्व के। प्रेरकत्व का इकाई है फैराडे। आपका प्रतिरोध हो गया ओम का, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोटोन की कौन प्रकृति परिघटना पर टिकी हुई है? फोटोन की कौन प्रकृति किस परिघटना पर टिकी हुई है? तो वो टिकी हुई है प्रकाश विद्युतीय प्रभाव पर टिकी हुई है। चलिए हाँ, यहाँ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनेगा। व्यतिकरण को ध्यान से रखिए। व्यतिकरण में मतलब जैसे कोई पानी है, ऊपर तेल डाल देते हैं तो चमकता है ना, 7 कलर दिखता है, उसमें भी रंगीन दिखता है। तो रंगीन क्यों दिखता है? व्यतिकरण के कारण। अगर बुलबुला कोई साबुन लगाते हैं हम लोग, शरीर पर बुलबुला बनता है तो वो भी रंगीन दिखता है, तो वह भी व्यतिकरण के कारण ही दिखता है। एक यहाँ पर और सूट देख लीजिए, परासरण विधि मतलब आप कोई सेंट मारते हैं, महकौआ सेंट,
तो दूर तक आपको किसी को सुगंध आ जाता है, या फिर कोई मीट बनता है, मटन बनता है, तो वो सुगंध आता है आपके नाकों के पास। तो वो सुगंध किस रूप में, माने कैसे आपके पास आता है, वो किस घटना के कारण, तो वो परासरण के कारण, वो परासरण के कारण ही आपके तक पहुंच पाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत अपघट्य की असंगति का स्तर किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करेगा? तो वो करेगा तनुता पर, तनुता पर निर्भर करेगा। चलिए अगला हम देखते हैं, बिजली का फ्यूज का मिश्र धातु डैश है। बिजली का फ्यूज किसका मिश्रण होता है? उसका तो गलनांक निम्न होना चाहिए, लेकिन वो किस किस का मिलकर के बना होता है? तो वो टीन और शीशा का मिलकर बना होता है, टीन और शीशा। Pb प्लस एस एन, ये ध्यान रखिएगा, Pb प्लस एस एन का हो गया टीन और Pb का हो गया शीशा। चलिए 58, धारावाही तार कैसा होता है? धारावाही तार कैसा होता है? तो वो होता है आपका उदासीन। क्या होता है? धारावाही तार उदासीन होता है। चलिए आगे हम देखते हैं, आपका विद्युत चालकता की इकाई क्या है? विद्युत, एक मिनट, विद्युत चालकता की इकाई, यहाँ जा, विद्युत चालकता की इकाई क्या है? तो विद्युत चालकता का इकाई हो जाएगा आपका सीमेन, मो। क्या हो जाएगा? विद्युत चालकता का इकाई, इमो तो नहीं, ओम लिख, सीमेंस। अच्छा, यहाँ विद्युत चालकता दोनों है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सीमेंस हो जाएगा, आंसर बी आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, तो कमेंट करिएगा चेक करके क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा, वोल्टेज का भी आपको बताए थे, वोल्ट का, इसका भी ध्यान नहीं आ रहा है। एम्पियर हो गया विद्युत धारा का, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर में। ओम हो गया प्रतिरोध का, प्रतिरोध का। अभी तक वोल्टेज का ध्यान में नहीं आया, आप बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि हमको तेज आगे ड्यूटी के लिए भी है, तो थोड़ा खींच दे इसको, आज हम खत्म कर दे। धारा का, ये क्या हो गया, धारा का वहन करते समय सुचालक कैसा होता है? तो सुचालक कैसा होता है धारा का वहन करते समय? तो वो होता है आपका उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई माने कितना लेवल पर जाता है ध्वनि प्रदूषण? तो ध्वनि को डेसिबल में नापते हैं, ये आपको पता ही होगा। ध्वनि की तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है? तो माने कितना आवाज़ आ रहा है, पिच किस पर निर्भर करता है? वो करता है आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आवृत्ति उतना कस के आवाज़ आएगा। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण परिवर्तित होता है? कौन सा गुण परिवर्तित होता है? तो वो होता है वेग, वेग परिवर्तन होता है। तापमान चेंज होगा तो उसका वेग थोड़ा कम बेस हो जाएगा। चलिए, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व कम होता है, क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व कम होता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो डेसिबल इकाई से क्या नापा जाता है? तो डेसिबल इकाई से आपका ध्वनि की तीव्रता, ये ऊपर ही आप पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं हम लोग, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर, तब बोलोमीटर से क्या मापते हैं? तब विकिरण की तीव्रता, विकिरण की तीव्रता मापते हैं। शोर को किस में मापा जाता है? शोर माने खूब तेज शोर हो रहा है तो उसको भी डेसिबल में, शोर मतलब क्या? ध्वनि ही हुआ, ध्वनि, तो उसको डेसिबल में ही मापते हैं। तरंग दैर्ध्य को हर्ट्ज। चलिए आगे देखिए, डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पर काम करता है? वो करता है ध्वनि के परिवर्तन पर। जैसे धुक धुक करता है, आला जो ले रहता है डॉक्टर, आपके सीना पर सटाता है तो आवाज़ आएगा, तो उसको
स्टेटोस्कोप आवाज़ को क्या करेगा, परिवर्तित करेगा, परिवर्तित करके आपको ज़्यादा लाउड में सुनाएगा, ध्वनि का परिवर्तन हो जाएगा। 69 दूरदर्शन के ध्वनि संकेत होते हैं। या दूरदर्शन के ध्वनि संकेत कैसा होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आवृत्ति मॉड्यूलेट के, आवृत्ति मॉड्यूलेट, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर देखते हैं। उल्लू घोर अंधेरे में भी देख सकता है, क्योंकि उल्लू रात में ही देखता है। तो क्यों देखता है, तो वो देखता है इसमें आपका उसकी आँख में रॉड की संख्या अधिक होती है, उसकी आंखें बड़ी होती है, उसकी पुतलियाँ फैल सकती है। ऑप्शन नंबर डी मतलब सब होता है इसीलिए। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, वो करता है आवृत्ति पर। किस पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि की तीव्रता, पिच। चलिए नेक्स्ट। बाहरी वायुमंडल में ओजोन किस परत हमारी मदद करती है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत कैसे मदद करती है, तो सूर्य से जो आने वाले होता है पराबैंगनी किरण, क्या पराबैंगनी किरण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी, देखिए ऊपर मैं आपको औरत बता दिया था, थोड़ा सॉरी ध्यान दे दीजिएगा। पराबैंगनी किरण को O3 क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। O3 कहाँ होता है, समताप मंडल में होता है, समताप मंडल में ओजोन का लेयर होता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखाई देता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। प्रकाश तरंग में दिखाई देता है लेकिन ध्वनि में नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन में बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो जाएगा ध्रुवन। ध्रुवन गुण जो होता है, देखिए ध्रुवन प्लस अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ एक ध्वनि का देख लीजिए, ध्वनि में क्या होता है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। देखिए ध्रुवन गुण और अनुप्रस्थ गुण ये दोनों प्रकाश में दिखाई देता है। किसमें, प्रकाश में दिखाई देता है, प्रकाश में दिखाई देता है। ये दोनों आपका ध्रुवन गुण और अनुप्रस्थ दोनों दिखाई देता है। और ध्वनि में अनुदैर्ध्य दिखाई देता है, अनुदैर्ध्य ध्वनि में। अब याद कैसे रहेगा, तो इसका भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखिए। कलर चेंज हो गया। चलिए देखिए, प्रकाश में प है, यहाँ दिख रहा है ना, प्र। अनुप्रस्थ में क्या है, यहाँ भी देख लीजिए प्र। तो इसे याद हो गया, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ प्रकाश में। ध्वनि में देखिए यहाँ ध है, तो अनुदैर्ध्य में भी यहाँ आधा ध है। तो ध से दोनों, ध से ध्वनि, ध से अनुदैर्ध्य, प से प्रकाश तरंग, ऐसे हो जाएगा अनुप्रस्थ। तो प्रकाश में आपका ध्रुवन गुण भी होता है, अनुप्रस्थ भी होता है। तो आई होप कि आपको ये भी याद हो गया होगा लाइफ टाइम, अब तो कभी नहीं ना भूलिएगा। 74 देखिए, माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित क्या करता है, माइक्रोफोन क्या करता है, तो ध्वनि से विद्युत में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि से विद्युत में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वनि सिग्नल को विद्युत में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75, किसी सिग्नल के आवृत्ति रूप का ध्यान किसके द्वारा किया जाता है। किसी सिग्नल के आवृत्ति रूप किससे ध्यान किया जाता है, माने उसको किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका स्पेक्ट्रम विश्लेषण द्वारा, स्पेक्ट्रम विश्लेषक द्वारा किया जाता है। ध्वनि की गूंज के लिए कौन सा कारण है, ध्वनि की गूंज के लिए कौन सा कारण है, तो वो कारण है परावर्तन। कौन है, परावर्तन। ध्वनि की गूंज के लिए कौन सा कारण है, परावर्तन है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप बोले उधर से जब तक परिवर्तित नहीं करेगा तब तक आपके कान में आएगा नहीं, सुनाएगा ही नहीं, इसीलिए परावर्तित अलग हो जाएगा।
77 देखिए, एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो एक्स किरण के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है, तो वो होता है बैग स्पेक्ट्रोमीटर। ब्रैंग ब्रैंग स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 सेक्सटेक्स उपकरण का प्रयोग किस में होता है। सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग किस में होता है, तो वो होता है नौचालन में या नेविगेशन में प्रयोग होता है सेक्सटेंट उपकरण का। ठीक है, आगे देखिए, एक देखिए पेरिस्कोप, एक होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप भी आपका नौचालन में प्रयोग होता है। आपको पनडुब्बी जो होता है ना, पनडुब्बी का में भी आपका पेरिस्कोप का प्रयोग होता है ऊपर के वस्तु देखने के लिए। ऊपर के वस्तु देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो एनीमोमीटर से हम क्या नापते हैं, तो वो नापते हैं हम लोग हवा की गति। एनीमोमीटर से हवा की गति मापते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है। तो किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है, तो वो होती है न्यूनतम आवृत्ति, एक मिनट, न्यूनतम आवृत्ति होती है आपका एक्स किरणें में। एक मिनट, चलिए थोड़ा काम आ गया था। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 280। एक मिनट, थोड़ा सा और, एक मिनट 280, क्यों घबरा रहा है। चलिए 280 में क्या है आपका, किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है। तो किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है, तो एक्स किरण में आवृत्ति सबसे कम होता है। चलिए 281, जिस प्रघटना से प्रकाश के अनुप्रस्थ पर स्वरूप को स्थापित किया गया वह प्रघटना है। तो वो घटना कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवन। ध्रुवन के कारण ही अनुप्रस्थ स्वरूप दिखा आपका प्रकाश का। चलिए आगे हम देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। तो किससे अवमंदित किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका मंदक रॉड से। ये मंदक मॉडरेटर, ये इसी के मंदक के रूप में आपका कैडमियम का प्रयोग किया जाता है आपका मंदक के रूप में, या फिर D2O का भी प्रयोग किया जाता है। D2O का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। बस थोड़ा सा ही है, फिजिक्स का कहानी ख़त्म होने वाला है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खींचा हुआ महसूस करता है। क्यों करता है उस तरीक़े से, तो वो करता है ट्रेन के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ई नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी नंबर पढ़िए। ऑप्शन बी में क्या है कि उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। ठीक, आगे देखिए। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटता है, तो न्यूटन के तीसरा लॉ, न्यूटन का ये थर्ड लॉ के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में वो दिया है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक क्या होता है, तो उसका घट जाता है। पृथ्वी की सतह से फायरिंग किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान उसके वेग क्षैतिज में क्या पड़ता है, तो वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा।
जब लोहे की जंग जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन क्या होता है? लोहा में जब जंग लगता है तो उस वो क्या होता है? तब बढ़ जाता है। लोहा में जंग लगता है तो क्या होता है? तो 35 का हो जाएगा आपका, 35 बोल रहे हैं, 286। तो वो हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा वजन। भार जब आपका लोहा में जंग लगेगा तो उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए 87, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? तब आप बुलबुला क्यों उठता है, ई कारण आपसे पूछ रहा है। तो ये उठता है श्यानता और उत्प्लवन बल के कारण, श्यानता और उत्प्लवन बल के कारण। और यहाँ पर जो बुलबुला है रंगीन क्यों दिखता है? रंगीन क्यों दिखता है? तो उसको भी मैं बताया था, वो दिखता है व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण के कारण आपका रंगीन दिखता है। या पानी पर जब पानी में तेल छिड़क दिया जाता है तब भी रंगीन दिखता है, वो भी व्यतिकरण के कारण ही ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का भार क्या होगा? जब गति तेज हो जाएगा तो शरीर का भार पर क्या होगा? तो भार आपका घट जाएगा, एकदम हल्का महसूस करिएगा। जैसे किसी को उठाना रहता है, कोई व्यक्ति किसी को उठाता है तो क्या करता है? ऐसे घुमाते घुमाते क्या करता है, एक बार पीठ पर ले लेगा, घुमाने से क्या होता है? उसका भार कम हो जाता है, उठा के धर लेता है। चलिए देखिए, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? पानी पर क्यों फैल जाता है? तो उसमें क्या होता है? उसका जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसीलिए तेल फैल जाता है उसके ऊपर। और रंगीन क्यों दिखता है? तो व्यतिकरण के कारण। चलिए मात्र 10 क्वेश्चन रह गया है। मानव शरीर में विकिरण माने एक्स किरण या वाई किरण आदि के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? तो वो किसमें मापा जाता है? तो वो मापा जाता है रेम में मापा जाता है। चलिए, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? तो एक पहिया ठेला आपका उदाहरण है आपका द्वितीय वर्ग के तोलक का, द्वितीय वर्ग के तोलक का उदाहरण है आपका। अब यहाँ पर 2-3 गो तोलक है, एक प्रथम, एक द्वितीय, एक तृतीय। प्रथम का उदाहरण क्या है? तो हो गया कैंची। जैसे कैंची होता है ना, ऐसे ऐसे रहता है दूगो, तो माने दो गो चीज़ को अगर बीच में बांधा रहता है छेद से, माने किसी भी माध्यम से अगर बीच में अटैचमेंट कर दिया जाता है तो प्रथम का उदाहरण हो गया। और द्वितीय में हो जाएगा आपका, जैसे कि नींबू हो गया, नींबू मान लीजिए ये हो गया, और ये रहता है ना यहाँ पर नींबू डाल के काटने वाला, जो भी इस तरीके का होगा, या खैनी काटने वाला जो होता है औजार इस तरीक़ा से, वो सब द्वितीय का है। या ये हाथ में पकड़े हुए ठेला जो है, यह भी द्वितीय का ही है। तृतीय में कौन आता है? हम लोग का हाथ हो गया, मानव का हाथ। पूछ देगा मानव का हाथ किस तोलक का उदाहरण है? तो वो है तृतीय का। या फिर आपका रोटी जो पलटने वाला रहता है, तावा पर जब गोल गोल रोटी रहता है तो पलटने के लिए जो चिमटा का प्रयोग होता है, वह भी तृतीय का ही उदाहरण है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। आगे देखिए, अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो प्रतिशत के रूप में। किसमें? प्रतिशत के रूप में किया जाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 फर्मी मीटर। आपका परमाणु के नाभिक का त्रिज्या क्या होता है? परमाणु के नाभिक के त्रिज्या भी 1 फर्मी के बराबर होता है, 10⁻⁻15। लेकिन परमाणु त्रिज्या कितना होता है? परमाणु त्रिज्या 10⁻10 होता है। 10 होता है या 5? नहीं, 10 ही होता है, ठीक। परमाणु का नाभिक कहेगा, परमाणु त्रिज्या कहेगा तो 10⁻10, लेकिन नाभिक का त्रिज्या कहेगा तो 10⁻⁻15 होता है। 1 नैनो बराबर 10⁻⁹। चलिए आगे देखते हैं। किस स्थान पर जी माने गुरुत्वीय मान सबसे अधिक होता है? तो जी का मान कहाँ पर सबसे अधिक होता है? तो आर्कटिक के कैंप पर। ऑप्शन नंबर बी, मतलब आपका पृथ्वी के ध्रुव पर, ठीक। अब आर्कटिका जो होता है दोनों केंद्र के माने दोनों ध्रुव पर ही है, तो यहाँ पर जी का मान सबसे अधिक होता है। 95 आइए
295 सरल आवर्त गति दर्शाने वाले प्रणाली में आवश्यक होना चाहिए। क्या आवश्यक है कि होना ही चाहिए? तो प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों होना चाहिए। प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों होना चाहिए। चलिए 296 एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है क्योंकि एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? तो वो नहीं होता है आपका वेग में नियतता के कारण शून्य, त्वरण शून्य होता है, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? सुई जैसे मारते हैं फट जाता है ढाई से, ना नाखून से नहीं फटता है, क्यों? तो ये होता है आपका सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर बी। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनती है। तो क्यों बनता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। कांच के साथ पारे की सामंजस्यता असमंजसता से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी। या फिर एक क्वेश्चन पूछता है बारिश के बूंद गोला क्यों हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए सेकंड लास्ट, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि उससे उसका ऊष्मा चालकता कुचालक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। मतलब उसको गलने की क्षमता घट जाता है बुरादा डालने से। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रेक्षक द्वारा देखे जाने पर वह गेंद का पथ कैसा होगा? तो गेंद का पथ कैसा होगा? तो होगा परवलय। परवलय उसको दिखेगा। गेंदा होगा गोल है लेकिन उसको परवलय दिखेगा। तो ये रहा आपका 300 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का हो गया है। ठीक है, 300 हो गया ख़त्म। अब आपको ये PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर सर्च करिए सोनू गुप्ता 909751 सर्च करिए और टेलीग्राम ज्वाइन होइए। वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और जो भी नया इन्फॉर्मेशन होता है सबसे पहले टेलीग्राम पर ही दिया जाता है। तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टेक केयर एंड गो स्टडी।